इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी अपनी नई शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए शिलोंग गए हुए थे, लेकिन इसके एक दिन बाद ही राजा और सोनम लापता हो जाते हैं। इंदौर टू शिलोंग कपल कहाँ है? लोगों को लगा कि किसी गैंग ने जंगलों के बीच राजा और सोनम को लूटकर किडनैप कर लिया है, लेकिन 10 दिन बाद ही राजा की डेड बॉडी मिलती है। एक बार को लगा कि राजा की खाई में गिरने से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि राजा की हत्या की गई थी। राजा के परिवार वाले अब सोनम की चिंता करने लगे, वो कहाँ है, जिंदा है या मार दी गई। आखिर सोनम रघुवंशी कहाँ है? क्या सोनम को अगवा कर लिया गया या फिर सोनम के साथ भी कुछ अनहोनी हुई है? राजा और सोनम के एक सीसीटीवी फुटेज में सोनम लगातार किसी से चैट कर रही थी। इसके 7 दिन बाद ही मेघालय पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा राजा की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने करवाई है। सोनम रघुवंशी ने राजा से शादी के महज 3 दिन बाद ही हत्या की साजिश रच डाली। इस फेमस हनीमून केस ने लोगों के मन में कई सवाल खड़े किए। सोनम ने अपने ही पति राजा के साथ ऐसा क्यों किया और कैसे किया? मेघालय पुलिस को सोनम पर शक कैसे हुआ? ऐसे कौन कौन से सबूत थे जो पुलिस को मिले थे? या मेघालय पुलिस अपनी जान बचाने के लिए सोनम रघुवंशी को फंसा रही थी? क्या है सोनम और राजा रघुवंशी की पूरी कहानी, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। ग्यारह मई 2025 के दिन राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की अरेंज मैरिज होती है। दोनों इंदौर के ही रहने वाले थे। 30 साल का राजा अपनी शादी को लेकर खुश लग रहा था। उसने अपनी बहन के साथ रील्स बनाई, परिवार के साथ शादी की खुशियां मनाई और अपनी पत्नी बनने जा रही 24 साल की सोनम को देखकर खूब इतराया। लेकिन अपनी ही शादी में सोनम उतनी खुश नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे इस शादी में उसकी मर्जी नहीं ली गई है। शादी के बाद सोनम राजा के घर आती है। दोनों ने हनीमून के लिए कश्मीर जाने का प्लान बनाया, लेकिन फिर प्लान बना कि कश्मीर नहीं, मेघालय के शिलोंग जाएंगे। ये प्लान राजा ने नहीं, सोनम ने चेंज किया था। दोनों की फ्लाइट टिकट्स सोनम ने की। सोनम अपने पिता की प्लाईवुड और सनमाइका यानी माइका बनाने की फैक्ट्री में एचआर का काम करती थी, इसलिए टिकट वगैरह करना उसके लिए नॉर्मल काम था। इसमें शक वाली बात कोई नहीं थी। वहीं राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था। इस तरह 20 मई के दिन राजा और सोनम इंदौर से फ्लाइट लेकर बंगलुरु होते हुए असम के गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। यहाँ से दोनों ने कामाख्या मंदिर के दर्शन किए। गुवाहाटी से निकलने के बाद 21 मई के दिन दोनों मेघालय की राजधानी शिलोंग पहुंच जाते हैं। शिलोंग ऊंचाई पर बसा एक हिल स्टेशन है। यहाँ की सड़कों पर अक्सर बादल उतर आते हैं। शाम करीब 6 बजे राजा और सोनम ने शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस होटल में चेक इन कर लिया और थके होने के कारण होटल में ही आराम करने का निर्णय लिया। अगली सुबह करीब 9:30 बजे दोनों शिलोंग के कीटिंग रोड के लिए निकलने लग जाते हैं। इस दौरान सोनम बार बार मोबाइल देख रही थी और किसी से चैट कर रही थी। वहीं राजा अपनी इस हनीमून ट्रिप को लेकर काफ़ी एक्साइटेड था, लेकिन एक ऐसी अनहोनी से बेखबर था जिसका सामना वो जल्द करने वाला था। बालाजी गेस्ट हाउस से चेकआउट करने से पहले राजा और सोनम कीटिंग रोड गए थे। कीटिंग रोड शिलोंग शहर का एक मेन इलाका है। यहाँ कैफे, रेस्टोरेंट और टूरिस्ट एजेंसियों की दुकान है। कीटिंग रोड से ही राजा और सोनम ने आगे की ट्रिप के लिए किराए पर एक स्कूटी ले ली और फिर वापस अपने गेस्ट हाउस आ जाते हैं। इसके बाद दोनों ने बालाजी गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिया, क्योंकि राजा और सोनम शिलोंग से चेरापूंजी जाना चाहते थे, जो ईस्ट खासी हिल्स जिले में पड़ता है। चेरापूंजी दुनिया के सबसे अधिक बारिश वाला इलाका है। यही कारण है कि दुनिया भर से लोग यहाँ की पहाड़ियाँ, झरने और मौसम देखने के लिए आते हैं। बालाजी गेस्ट हाउस से निकलने से पहले राजा ने होटल मैनेजर से कहा कि वे शायद 3 दिन बाद लौटेंगे और अगर कमरे की ज़रूरत हुई तो फ़ोन करके बता देंगे। इसके बाद दोनों स्कूटी से चेरापूंजी के लिए निकल जाते हैं, जिसे लोकल में सोहरा कहा जाता है। चेरापूंजी में इन दोनों का अगला पड़ाव था मावलख्यात गांव, जो एक छोटा शांत ट्रैक बेस गांव था। अक्सर मावलख्यात गांव वही लोग जाते हैं जिन्हें पास के नोंगरियाट विलेज में मौजूद डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखना होता है, जो पेड़ों की जड़ों से बने हुए 2 पुल हैं। मेघालय में ऐसे बहुत से पुल हैं। मावलख्यात गांव ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, वहीं नोंगरियाट विलेज घाटी के नीचे की तरफ स्थित है। इसलिए मावलख्यात गांव से 3000 से अधिक सीढ़ियां उतरने के बाद लोग नोंगरियाट पहुंचते हैं। नोंगरियाट ट्रैक करने से पहले मावलख्यात गांव की लोकल पार्किंग में ही स्कूटी और कार वगैरह खड़ी करनी पड़ती है। इसी मावलख्यात गांव आने के लिए राजा और सोनम शिलोंग से अपनी स्कूटी पर निकल जाते हैं। शिलोंग से मावलख्यात गांव की दूरी लगभग 60-65 किलोमीटर है।
पहाड़ी रास्तों से होते हुए ये दूरी तय करने में करीब 2 से ढाई घंटे लग जाता है। इस तरह दिन के करीब 3:30 बजे और 3 बजे के बीच सोनम और राजा मावलख्यात गांव पहुंच जाते हैं। यहां से उन्हें नोंगरियाट गांव के लिए ट्रैक शुरू करना था। नोंगरियाट ट्रैक घने जंगलों, खड़ी चढ़ाई और सकरी रास्तों से होकर गुजरता है। इसके लिए 3000 से अधिक सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। अगर इस बीच कोई भी गलत रास्ता ले लिया तो ट्रैक से भटक जाना आम बात है। चूंकि ये चेरापूंजी में आता है इसलिए यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है और रास्ते फिसलन भरे हो जाते हैं। यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी ढंग से काम नहीं करते, गूगल मैप भी धोखा दे जाता है। इन सब कारणों से नोंगरियाट ट्रैक करने वाले टूरिस्ट को एक लोकल गाइड की जरूरत पड़ती है, जिनकी संख्या यहाँ पर करीब 22 है। ये लोकल गाइड अक्सर टूरिस्ट के पास जाकर उन्हें अप्रोच करते हैं कि गाइड ले लो। मावलख्यात गांव से नोंगरियाट विलेज के लिए ट्रैक शुरू करने से पहले सोनम और राजा ने मावलख्यात गांव की पार्किंग में अपनी स्कूटी लगा दी, जिसे मावलख्यात गांव के ही लोकल लोग चलाते हैं। This is the place where Raja Raghuvanshi and Sonam Raghuvanshi had travelled. Here is where the scooty was parked. इसी दौरान सोनम और राजा को एक लोकल गाइड भाकुपर वानसाई ने अप्रोच किया। भाकुपर वानसाई को हायर करने के बाद सोनम और राजा मावलख्यात गांव से नोंगरियाट के लिए निकल जाते हैं। भाकुपर वानसाई को सिर्फ लोकल खासी भाषा बोलना आता था, उसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं थी और हिंदी तो बिल्कुल नहीं आती थी। पूरे रास्ते राजा और सोनम आपस में ही बात करते हैं, उनकी भाकुपर वानसाई से कोई बात नहीं होती। इस तरह सोनम, राजा और लोकल गाइड तीनों शाम के करीब 5:30 बजे नोंगरियाट विलेज पहुंच जाते हैं। नोंगरियाट में ही रात गुजारने के लिए सोनम और राजा पास के सिपारा होम स्टे पहुंचते हैं, जहां सोनम और राजा को छोड़ने के बाद लोकल गाइड वापस लौटाता है। सिपारा होम स्टे में दोनों ने कुछ कमरे देखे और कमरा नंबर 4 को पसंद कर लिया और होम स्टे की ओनर सियांती सॉकलेट से कमरे का किराया पूछा। सिपारा होम स्टे में चेक इन करने के बाद दोनों ने अपना सामान रूम नंबर 4 में रख दिया। चूंकि अभी रात होने में कुछ समय बचा था और शाम बची हुई थी, इसलिए सोनम और राजा अपने कमरे को लॉक करके पास में मौजूद लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद सोनम और राजा दोनों वापस सिपारा होम स्टे लौट आते हैं और होम स्टे का बना खाना खाकर रूम नंबर 4 में ही सो जाते हैं। अभी तक सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जल्द ही पूरा सीन बदलने वाला था। अगले दिन यानी 23 मई की सुबह 5:30 बजे ही राजा और सोनम ने सिपारा होम स्टे से चेकआउट करने की तैयारी शुरू कर दी, वो भी बिना नोंगरियाट घूमे ही। जिस खूबसूरत जगह को देखने के लिए वे 2.5-3 घंटे पैदल ट्रैक करके नीचे उतर कर आए थे। ये थोड़ा अनयूजुअल था। इस वक्त तक सिपारा होम स्टे की मालकिन सियांती सॉकलेट भी जाग चुकी थी। उन्होंने सोनम और राजा को पूछा कि क्या तुम लोग ब्रेकफास्ट करोगे, लेकिन दोनों ने कहा कि अभी काफ़ी सुबह है और भूख नहीं लगी है। इस पर सियांती सॉकलेट ने पूछा कि तुम्हें रास्ता तो याद है, भटक तो नहीं जाओगे। इस पर राजा और सोनम ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वे चले जाएंगे। इस तरह करीब 6 बजे दोनों सिपारा होम स्टे से मावलख्यात गांव की तरफ निकल जाते हैं। इस बीच लगभग 1:30 बजे राजा की माँ उमा देवी रघुवंशी ने सोनम को कॉल किया और पूछा कि राजा का फोन क्यों नहीं लग रहा है। हेलो हेलो, हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। सास उमा देवी ने सोनम से एकादशी उपवास के बारे में पूछा और ये भी पूछा कि उसने खाना खाया है या नहीं। इसके बाद सोनम ने कहा कि हम अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहे, इसलिए ऊपर चढ़कर कॉल करती हूँ। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी 11 थोड़ी तोड़ूंगी, लगाते हैं ऊपर पहुंचते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। 15 मिनट बाद यानी 1:45 पर राजा और राजा की माँ उमा के बीच बातचीत होती है। इस कॉल पर उमा ने राजा से पूछा कि कुछ खाया है या नहीं। इस पर राजा ने कहा कि केले खा रहा हूँ और यहाँ से निकलेंगे। इसके बाद राजा नेटवर्क नहीं आ रहे हैं कहकर फोन रख देता है। कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? केले खा लिया ना। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुँचा हूँ, अब यहाँ से निकलूंगा। क्या क्या देख रहे थे? नेट नहीं चल रहा। अरे नेट नहीं चल रहा, नेट चालू हुआ, नेट नहीं चल रहा आपको। ये राजा और उसकी माँ के बीच की आखिरी कॉल थी। इस 2 मिनट की कॉल के बाद यानी करीब 1:47 के बाद राजा और सोनम का फोन ऑफ आने लगता है। शुरुआत में राजा के परिवार को लगा कि कुछ घंटों की बात होगी, पहाड़ी इलाका है, नेटवर्क इश्यूज होंगे, लेकिन अगले दिन भी राजा और सोनम को कोई कॉल नहीं लगता। इससे राजा के परिवार को किसी अनहोनी का शक होने लगा। घबराए राजा का भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी इंदौर से शिलोंग के लिए निकल जाते हैं। 26 मई को राजा और सोनम के भाई शिलोंग पहुंच जाते हैं। राजा के भाई विपिन ने चेरापूंजी के ईस्ट सोहरा पुलिस स्टेशन में राजा और सोनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद मेघालय पुलिस ने सोनम और राजा की सर्चिंग चालू कर दी।
मेघालय पुलिस ने राजा और सोनम की लास्ट लोकेशन निकाली, जो चेरापूंजी के ओसारा हिल्स के पास पाई गई। यहीं सोहरारिम नाम की जगह पर गांव के लोगों को 23 मई के दिन एक स्कूटी लावारिस स्थिति में मिली थी, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी। हालांकि तब किसी को नहीं पता था कि ये स्कूटी देश के इस वक्त के सबसे बड़े क्राइम केस से जुड़ी हुई है। लेकिन जब राजा के परिवार ने FIR की और पुलिस जांच करने लगी, तब जांच में पता चला कि वो लावारिस स्कूटी राजा और सोनम की ही थी। इधर सोनम राजा के गायब होने की खबर ने देश भर में सनसनी फैला दी। मामला 2 राज्यों का था और एक ऐसे मैरिड कपल का जो हनीमून के लिए मेघालय आया था। इसलिए मेघालय टूरिज्म और मेघालय पुलिस पर भारी सवाल उठने लगे। लोगों में ये परसेप्शन बनने लगा कि मेघालय में टूरिस्ट सेफ नहीं है। मेघालय पुलिस साजिश के तहत सोनम और राजा को ढूंढने में टाइम भी लगा रही है। इधर 28 मई के दिन मेघालय पुलिस को एक होटल के बगल वाले जंगल की खाई में 2 बैग मिलते हैं। ये दोनों बैग सोनम और राजा के थे। हालांकि सोनम और राजा का कुछ भी पता नहीं चलता। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने मेघालय के CM कॉनराड संगमा को कॉल किया और रेस्क्यू तेज चलाने के लिए कहा। कई दिन तलाशने के बाद भी मेघालय पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। इसके पीछे चेरापूंजी इलाके का मौसम भी एक कारण था। चेरापूंजी देश के या कहें कि दुनिया के सबसे अधिक बारिश होने वाले इलाकों में से एक है। इन दिनों भी चेरापूंजी में भारी बारिश चल रही थी। इस पूरे इलाके में होने वाली फिसलन ने पुलिस के लिए सर्च ऑपरेशन चलाना मुश्किल कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इस मामले को लेकर मीडिया में हाइप बनने लग जाती है। मामला इतना बढ़ गया कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी मेघालय के CM को कॉल करके केस की अपडेट ली। 11 दिन बीत जाने के बाद 2 जून की सुबह NDRF और मेघालय पुलिस की टीमें एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए निकलती हैं। इसी बीच वेई सावडोंग वाटरफॉल की पार्किंग लॉट के पास की खाई में उतरी रेस्क्यू टीम को सुबह के करीब 11 बजे एक आदमी की डेड बॉडी दिखती है। डेड बॉडी खराब हालत में थी और चेहरा पहचानना बिल्कुल मुश्किल लग रहा था। लेकिन बॉडी के हाथ पर बनी टैटू जिस पर राजा लिखा था, जिससे राजा को पहचान लिया गया। राजा की डेड बॉडी के पास ही पुलिस को एक सफेद शर्ट, पेंट्राफूटी की दवा की स्क्रिप्ट और वीवो मोबाइल फोन की टूटी हुई स्क्रीन मिली। इससे लोगों के मन में सवाल उठा कि क्या राजा की तरह सोनम को भी मार दिया गया है। राजा के सिर पर 2 बड़े घाव थे, एक आगे की तरफ से और दूसरा पीछे की तरफ से। ये जगह जहां डेड बॉडी मिली थी, ओसारा हिल की उस जगह से करीब 20-25 किलोमीटर दूर थी, जहां पुलिस को पहली बार स्कूटी मिली थी। स्कूटी और राजा की डेड बॉडी के बीच की दूरी ने इस मामले को और अधिक सस्पेंसफुल बना दिया। अगर राजा की स्कूटी 20 किलोमीटर दूर ओसारा हिल के पास थी, तो राजा की डेड बॉडी वेई सावडोंग वाटरफॉल के पास कैसे? ये सवाल पुलिस के मन में चल रहा था। राजा की डेड बॉडी पाए जाने की खबर सनसनी की तरह पूरे देश की मीडिया में फैल जाती है। अब नए सिरे से सवाल उठने लगे। पहला सवाल कि राजा के साथ क्या हुआ, राजा की हत्या किसने की। दूसरा सवाल कि सोनम के साथ क्या हुआ, सोनम कहाँ है, क्या वो जिंदा बची भी है या उसके साथ भी कुछ अनहोनी हुई है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि राजा के साथ कोई दुर्घटना नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि राजा के सर पर 2 बड़े घाव थे जो किसी शार्प हथियार से किए गए थे, यानी राजा ऊपर से खाई में नहीं गिरा था बल्कि उसकी हत्या हुई थी। अब सवाल उठने लगे कि इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या, वो भी मेघालय में, आखिर कौन करेगा? क्या उसे लूटने के लिए मारा गया था या कोई और खेल खेला गया है? राजा रघुवंशी की डेड बॉडी सामने आने के बाद मेघालय सरकार ने इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT का गठन कर दिया। SIT ने जांच के लिए कई अलग अलग टीमें बनाई। इस बीच मेघालय पुलिस को खून से सना एक बड़े चाकू जैसा हथियार मिला। यह हथियार एकदम नया था और ऐसे लग रहा था जैसे सिर्फ हत्या के मकसद से ही इसे खरीदा गया था। इससे मेघालय पुलिस को एक बड़ी लीड मिलती है, क्योंकि ऐसा चाकू चेरापूंजी रीजन में आमतौर पर यूज नहीं होता है। इससे पुलिस को शक हुआ कि जरूर इस केस में आउटसाइडर इन्वॉल्व है। इसके 2 दिन बाद ही पुलिस को सोनम का रेनकोट भी मिल जाता है। ये जैकेट सोनम ने पहनी हुई थी। एक CCTV फुटेज में सोनम को इस लाल और काले रंग की जैकेट पहने हुए देखा जा सकता है, जिसे बाद में स्कूटी की डिक्की में रख लिया गया। पुलिस ने इस रेनकोट को माकवा विलेज से जब्त किया था, जो सोहरारिम जहां सोनम और राजा की स्कूटी मिली थी और उस खाई जहां राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली थी, उन दोनों के रास्तों के बीच में पड़ता है। ये रेनकोट जानबूझकर इस एरिया में डाला गया था ताकि ऐसे लगे कि सोनम का अपहरण हुआ है। इस बीच राजा रघुवंशी की हत्या की जांच कर रही SIT की टीम को एक CCTV फुटेज में मिला, जिसमें राजा और सोनम होटल के रिसेप्शन पर दिखाई दे रहे हैं और सोनम किसी से चैट करते हुए नजर आ रही है। SIT ने सोनम और राजा की मेघालय ट्रिप से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ की ताकि कोई लीड मिल सके। इस दौरान एक लोकल गाइड अल्बर्ट पीडी ने पुलिस को सोनम और राजा के अलावा उनके साथ चल रहे
3 और लोगों के बारे में बताया। एबीपी न्यूज को दिए अलबर्ट के बयान के अनुसार वो राजा और सोनम से एक दिन पहले यानी पहली बार 22 मई के दिन मिला था, जब उसका दूसरा गाइड दोस्त भाकुपर वानसाई सोनम और राजा को लेकर मावलख्यात पार्किंग से नीचे की तरफ यानी डबल डेकर की तरफ ले जा रहा था। इस वक्त अलबर्ट अपने दूसरे गेस्ट को लेकर पार्किंग की तरफ यानी ऊपर की ओर वापस लौट रहा था। शाम के करीब 4:30 बज रहे थे। गाइड भाकुपर वानसाई ने अलबर्ट को देखकर कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तुम इनसे अंग्रेजी में कहो कि कल के लिए भी एक लोकल गाइड ले लें, वरना तुम यहाँ भटक सकते हो। Bhawansai came with me. I asked them. He asked me to ask you go to ask them because Bhawansai is he don't know English more. He know little. You ask them to take local guide tomorrow because you get lost. इस पर अलबर्ट ने पास में खड़े राजा से लोकल गाइड लेने के लिए अंग्रेजी में कुछ कहा, लेकिन राजा को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उसने पास में बैठी सोनम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इससे पूछो। अब अलबर्ट ने सोनम से लोकल गाइड लेने के लिए कहा तो उसने कहा कि उसे रास्ता याद हो गया है, अब उसे लोकल गाइड की जरूरत नहीं है। इसके अगले दिन यानी 23 मई की सुबह अलबर्ट द्वारा मावलख्यात पार्किंग से एक दूसरे गेस्ट को लेकर नोंगरिया ट्रैक पर नीचे की ओर जा रहा था। तभी उसे ऊपर की ओर आते राजा और सोनम दिखते हैं। अलबर्ट के अनुसार इस वक्त राजा 3 दूसरे लड़कों के साथ आगे आगे चल रहा था और उसके कुछ पीछे ही सोनम चल रही थी। राजा उन तीनों लड़कों से हिंदी में बात कर रहा था। चूंकि अलबर्ट को हिंदी नहीं आती, इसलिए उसे ये नहीं पता चला कि वे आपस में क्या बात कर रहे थे। अलबर्ट के इस बयान से मेघालय पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला, क्योंकि स्टोरी में पहली बार 3 नए लड़कों का ट्विस्ट आया जो राजा और सोनम के साथ एकदम लास्ट टाइम में देखे गए थे। ऊपर से जो शार्प हथियार राजा की डेड बॉडी वाले एरिया में मिला था वो भी बाहरी था। ये 2 तार थे जो आपस में जुड़ रहे थे, इसलिए अब एसआईटी ने राजा और सोनम की पुरानी कॉल डिटेल्स निकालना शुरू कर दिया। जब मेघालय पुलिस ने सोनम की पुरानी कॉल रिकॉर्ड्स निकाली तो पता चला कि सोनम राज कुशवाहा नाम के लड़के से लगातार बातें कर रही थी। अपने हनीमून ट्रिप के दौरान भी सोनम राज कुशवाहा नाम के लड़के के साथ टच में थी और 23 मई के दिन उसी को उसने अपनी लास्ट लोकेशन शेयर की थी। 21 साल का राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के पिता की फैक्ट्री में काम करता था और सोनम से करीब 3-4 साल छोटा था। इंदौर में सोनम के पिता की प्लाईवुड और सनमाइका बनाने की फैक्ट्री है और इसी में राज के साथ सोनम भी एचआर का काम कर रही थी और काम के दौरान ही राज और सोनम के बीच नजदीकियां बढ़ी थी और कथित तौर पर प्रेम संबंध बन गए थे। मेघालय पुलिस को मिले कॉल डिटेल्स डेटा के मुताबिक 1 मार्च से 8 अप्रैल तक सोनम और राजा के बीच 234 बार बात हुई थी। सोनम के 2 नंबर थे, एक 8120 से शुरू होता था और दूसरा 9770 से शुरू होता था। इन दोनों नंबर से वो राज कुशवाहा से बातें किया करती थी, जिसका नंबर 7879 से शुरू होता था। ज्यादातर समय इन दोनों के बीच आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक बातचीत होती थी। यहाँ से मेघालय पुलिस को सोनम की तरफ शक बढ़ता है। उन्हें यकीन होने लगा कि सोनम जिंदा है और राजा के साथ कोई बड़ी साजिश रची गई है। इधर 4 जून के दिन राजा की डेड बॉडी मेघालय से इंदौर पहुंच गई। यहाँ राजा का अंतिम संस्कार किया गया। पब्लिकली अभी भी सोनम की कोई खबर नहीं थी। बाकी दुनिया को लग रहा था कि शायद सोनम भी राजा की तरह हत्या की शिकार हुई है या उसका अपहरण कर लिया गया है। जिस राज कुशवाहा पर मेघालय पुलिस को शक था वो राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। सोनम के परिवार ने राजा के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के लिए 4-5 गाड़ियों का इंतजाम किया था और इनमें से एक गाड़ी को राज कुशवाहा चलाकर लाया था। राजा के अंतिम संस्कार वाले दिन राज कुशवाहा ने सोनम रघुवंशी के दुखी पिता को भी सहारा दिया। उसके चेहरे पर इस बात का जरा भी संकेत नहीं था कि जिस राजा के अंतिम संस्कार में वो दुख जताने के लिए आया है, उस राजा को उसी ने धोखे से मरवाया है। इधर राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रहे इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसी सीसीटीवी फुटेज भी मिली जिसमें सोनम तीनों सस्पेक्ट्स के साथ देखी जा सकती है। ये जगह क्राइम सीन वाली जगह से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। इससे मेघालय पुलिस का शक अब यकीन में बदल चुका था कि राजा रघुवंशी की हत्या में किसी और का नहीं बल्कि उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी का ही हाथ है। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने अलग अलग जगहों की करीब 42 सीसीटीवी फुटेज निकाली, जिनमें इन तीनों बाहरी सस्पेक्ट की फुटेज थी या राजा और सोनम की थी। इस तरह टेक्निकल सर्विलांस और दर्जनों सीसीटीवी फुटेजेस संभालने के बाद मेघालय पुलिस की 2 टीमें यूपी और मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाती हैं। मेघालय पुलिस की इन दोनों टीमों ने यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के साथ 8 मई की रात करीब 10 बजे राजा की हत्या के आरोपियों के यहाँ छापा मारना शुरू कर दिया। सबसे पहले मेघालय पुलिस ने आकाश लोधी उर्फ आकाश राजपूत को यूपी के ललितपुर से अरेस्ट कर लिया। आकाश राजपूत 19 years from Lalitpur.
इधर इंदौर में विशाल सिंह चौहान और सोनम के कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि बाहर मीडिया में इन चारों आरोपियों की अरेस्ट की किसी को भी भनक नहीं थी। इसके कुछ घंटों बाद ही यानी 9 मई की रात के करीब 1 बजे सोनम रघुवंशी के गाजीपुर के काशी ढाबे के पास मिलने की खबर आती है। शुरुआत में मीडिया में खबरें आईं कि सोनम यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे के पास से बदहवास हालात में मिली है। दरअसल सोनम रात के करीब 1 बजे बनारस की तरफ से आने वाली सड़क की तरफ से पैदल चलते हुए काशी ढाबे पर पहुंची थी। यहाँ सोनम ने ढाबे के मालिक साहिल यादव से फोन मांगा। मेरे से मांगती कि भैया अपना मोबाइल दीजिएगा, थोड़ा कॉल करना है। अच्छा, तो हम तो सोचते हैं फिर दे देते हैं उनको, और अपने भाई को कॉल लगाई। भाई को कॉल लगाने के बाद सोनम अचानक से रोने लगती है। इसके बाद ढाबे के मालिक साहिल यादव ने सोनम के परिवार को सोनम की हालत के बारे में बताया और अपना एड्रेस दिया। इस कॉल के बाद सोनम के भाई ने तुरंत ही मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना दे दी। सोनम की सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश पुलिस ने तुरंत ही गाजीपुर पुलिस से संपर्क साधा। इस तरह रात के करीब 1:40 के आसपास ही लोकल गाजीपुर पुलिस काशी ढाबा पहुंच जाती है। इस बीच जब ढाबा मालिक साहिल यादव ने सोनम से पूछा कि वो यहाँ कैसे आई, तो सोनम ने ढाबे वाले को कहा कि वो मेघालय गई थी अपने पति के साथ, जहाँ कुछ लोग उससे गहने वगैरह छीनने लगे और उसके पति राजा को ऑन द स्पॉट मार दिया। इसके बाद वो बेहोश हो गई और इसके बाद उसे नहीं पता कि वो यहाँ कैसे पहुंची है। लेकिन सुबह होते ही इस कहानी में एक दूसरी लड़की की एंट्री होती है जो सोनम की थ्योरी की पोल खोल देती है, और इस लड़की का नाम था उजाला यादव, जो गाजीपुर के सैदपुर की रहने वाली थी। जब सुबह करीब 8 बजे उजाला यादव ने मोबाइल पर आने वाली न्यूज में सोनम का चेहरा देखा तो उसने सोनम को पहचान लिया, क्योंकि उजाला कल ही इसी लड़की के साथ एक बस में गाजीपुर तक आई थी। इसकी सूचना उजाला यादव ने लोकल नंदगंज पुलिस थाने को दी। उजाला ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि सोनम जो बोल रही है कि उसे पता नहीं है कि वो गाजीपुर में कैसे पहुंची, ये सब झूठ है। सोनम को सब पता है कि वो गाजीपुर में कैसे आई, क्योंकि मैं सोनम के साथ सफर करते हुए एक ही सीट पर बैठकर आई हूँ। उजाला यादव के इस बयान से सोनम रघुवंशी की पोल खुल जाती है, जो अब तक झूठ बोल रही थी कि उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। उजाला यादव ने यूपी तक से इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं लखनऊ में स्टडी करती हूं, जहां से मैं अपने घर यानी गाजीपुर के लिए ट्रेन से आ रही थी। सोनम के अनुसार करीब 9:30 बजे रात के वो वाराणसी कैंट स्टेशन पर उतरी, जहां से उसके पास गाजीपुर आने के 2 ऑप्शन थे, एक बस से जाने का और एक ट्रेन से जाने का। लेकिन इस वक्त तक बनारस से गाजीपुर जाने वाली ट्रेन निकल चुकी थी, इसलिए उजाला यादव स्टेशन के बाहर निकल आई। इस वक्त उजाला अपना फोन चला रही थी और बस स्टैंड की तरफ बढ़ रही थी। इतने में ही सोनम आती है। सोनम ने मास्क और एक चुन्नी से अपना मुंह ढका हुआ था। उसके साथ 2 और लड़के थे, उन्होंने भी अपने मुंह को कपड़े से ढका हुआ था। सोनम ने उजाला से पूछा कि यहाँ से गोरखपुर गाजीपुर के लिए बस जाती है क्या। इस पर उजाला ने सोनम से कहा कि 100 मीटर दूर बस स्टैंड है, वहाँ से बस मिल जाएगी। इसके बाद उजाला बस स्टैंड आ जाती है। इसके 10 मिनट बाद ही सोनम भी उस बस स्टैंड पर आ गई। इस तरह दोनों बनारस से गोरखपुर जाने वाली बस में बैठ जाती हैं। उजाला भी खिड़की किनारे बैठी सोनम के बगल की सीट पर बैठ जाती है। इस दौरान सोनम ने उजाला से पानी मांगा और मुंह धोने लगी। ये ही वो वक्त था जब उजाला ने पहली बार सोनम का मुंह देखा। रास्ते में सोनम उजाला से बार बार पूछते रहे कि गोरखपुर कितनी देर में आएगा। करीब 1-1.5 घंटे के सफर के बाद उजाला गाजीपुर के सैदपुर के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप के पास उतर जाती है और सोनम बस में आगे चली जाती है। जब सुबह उजाला ने न्यूज में सोनम की ढाबा वाली तस्वीरें देखी तो उसने सोनम को पहचान लिया। उजाला यादव ने पहले नंदगंज पुलिस को सूचित किया और इसके बाद उजाला ने राजा और सोनम की शादी के वायरल कार्ड से राजा के परिवार का नंबर निकाला और कॉल कर दिया। इस तरह उजाला ने राजा के भाई सचिन रघुवंशी को भी सोनम का सच बता दिया कि वो झूठ बोल रही है, कि उसे नहीं पता है कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची। इस कॉल का ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर वायरल है। वो सोनम जो है जो गाजीपुर से मिली है, जी वो बनारस से बस में बैठी हुई थी। उजाला के सैदपुर के पास उतरने के 10-15 मिनट बाद ही सोनम गाजीपुर में काशी ढाबे से कुछ पहले उतर गई थी, जहां से वो पैदल काशी ढाबा पहुंची थी और फोन मांगकर अपने भाई को कॉल किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया और लोकल नंदगंज थाना पुलिस काशी ढाबा पहुंची। इस दौरान सोनम का मेडिकल टेस्ट कराया जाता है और उसे लोकल 1 स्टॉप सेंटर ले जाया जाता है। इस दौरान मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस दोनों ही गाजीपुर पुलिस के कांटेक्ट में आ जाती हैं। इस बीच 9 तारीख की सुबह ही मेघालय पुलिस की एक टीम ने मध्य प्रदेश के सागर जिले से चौथे आरोपी आनंद कुर्मी को भी अरेस्ट कर लिया। इस तरह राज कुशवाहा और तीनों एक्यूज्ड को मेघालय पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। शाम होते होते गाजीपुर पहुंची मेघालय पुलिस ने अब सोनम को भी अपनी हिरासत में ले लिया।
9 जून के दिन ही मेघालय पुलिस ने पहली बार सोनम को लेकर खुलासा किया। मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी ने ही करवाई है, वो भी अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर। राजा रघुवंशी को मारने के लिए 3 हत्यारे हायर किए गए थे। ये तीनों हत्यारे राज कुशवाहा के दोस्त थे, जिन्हें पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है। मेघालय पुलिस ने कहा कि अभी तक सोनम अंडरग्राउंड थी, लेकिन जैसे ही हमने ऑपरेशन शुरू किया यानी अरेस्टिंग शुरू की, सोनम बाहर आ गई। राजा रघुवंशी केस में टर्निंग पॉइंट आने पर सोनम के पिता ने कहा कि उनकी बेटी सोनम बेगुनाह है और मेघालय सरकार पहले ही दिन से झूठ बोल रही है। इधर मेघालय पुलिस 5 आरोपियों को मेघालय ले जाकर इंटरोगेशन शुरू करती है। उन्हें क्राइम सीन पर भी ले जाया जाता है। अकॉर्डिंग टू मेघालय पुलिस सभी आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। See, we have in a statement we have ascertained one more weapon. लेकिन इसके बाद जो स्टोरी सामने आई वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स और मेघालय पुलिस के बयानों के अनुसार सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने शादी के तुरंत बाद लगभग 15 मई 2025 से ही राजा को साइड करने का प्लान शुरू कर दिया था। इसलिए राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल सिंह को इस काम के लिए हायर किया, जो राजा और सोनम के साथ ही गुपचुप ढंग से पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुके थे और फिर शिलोंग पहुंचे। गुवाहाटी में इन्होंने राजा को निपटाने के लिए रेकी की और हथियार खरीदे। They had plans actually to eliminate Raja somewhere in Guwahati. इसके बाद से ही तीनों राजा रघुवंशी का पीछा कर रहे थे। इस दौरान सोनम भी अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को लगातार अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी। हत्यारों ने इस बीच भी राजा की हत्या के कई अटेम्प्ट किए मगर सक्सेसफुल नहीं हुए। 23 मई की सुबह 6 बजे जब सोनम राजा को लेकर वेई सावडोंग झरने की तरफ ट्रैकिंग के लिए निकली तो हत्यारे भी दोनों के आसपास ही थे। वेई सावडोंग झरना जाने के लिए सोनम और राजा को पहले 3000 सीढ़ियां चढ़कर मावलख्यात गांव पहुंचना था, जहां पार्किंग में उनकी स्कूटी खड़ी हुई थी। मावलख्यात लौटने के क्रम में ही सोनम और राजा एक ट्रैवल ब्लॉगर देवेंद्र सिंह के कैमरे में कैद हो जाते हैं। ब्लॉगर देवेंद्र सिंह भी इन्हीं दिनों मेघालय ट्रिप पर गए हुए थे और 23 जून की सुबह डबल डेकर ब्रिज के ट्रैक के लिए नीचे उतर रहे थे। ये वो वक्त था जब राजा और सोनम मावलख्यात पार्किंग के लिए वापस आ रहे थे, यानी ऊपर की ओर सीढ़ियां चढ़ रहे थे। तभी देवेंद्र सिंह के कैमरे में अनइंटेंशनली सोनम और राजा की फुटेज आ जाती है। इस समय सुबह के करीब 9:45 हो रहे थे। देवेंद्र सिंह के कैमरे में उन 3 लड़कों की फुटेज भी कैद हो गई, जिनके बारे में गाइड अल्बर्ट ने पहले ही बताया था कि उसने सोनम और राजा को 3 हिंदी भाषी लड़कों के साथ देखा था। देवेंद्र सिंह के कैमरे में इन 3 लड़कों की फुटेज सुबह के 9:25 की है, यानी सोनम और राजा से करीब 20 मिनट पहले की है। यानी ये लोग राजा और सोनम से 20 मिनट आगे चल रहे थे। लेकिन जब करीब 10 बजे गाइड अल्बर्ट ने इन्हें देखा तो ये तीनों राजा और सोनम के साथ चल रहे थे। यानी 10 बजे तक तीनों कातिलों ने प्लानिंग के तहत राजा से दोस्ती कर ली थी, जिसका राजा को अंदाजा नहीं था कि वे उसके साथ आगे क्या करने जा रहे हैं। तीनों ने राजा से बातचीत में कहा कि वे डोकी जा रहे हैं और इंदौर के ही एरिया से आते हैं, यानी सेम जगह से आते हैं। डोकी मेघालय में एक टूरिस्ट प्लेस है जो वेस्ट जयंतिया हिल्स जिले में मौजूद है। कुल मिलाकर तीनों हत्यारों ने राजा के सामने टूरिस्ट होने का ढोंग किया और दोस्ती कर ली ताकि वे आगे की ट्रिप पर राजा के साथ हो सकें। इन तीनों आरोपियों की 2 व्हीलर भी मावलख्यात पार्किंग में ही खड़ी हुई थी। मावलख्यात पार्किंग पहुंचने के बाद 5 लोग वेई सावडोंग झरना जाने का प्लान बनाते हैं। मेघालय पुलिस ने इन तीनों हत्यारोपियों और सोनम को ले जाकर यहां से आगे के सीन को रिक्रिएट किया ताकि पुलिस ये जान सके कि आखिर इन चारों ने राजा को कैसे मारा था। मेघालय पुलिस के एसपी विवेक संयम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 17 जून 2025 को हमने सोहरा में यानी चेरापूंजी में क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन किया था। इस रिकंस्ट्रक्शन में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी, विशाल सिंह चौहान उर्फ विक्की, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी शामिल थे, जिसमें सभी आरोपियों ने अपना क्राइम एडमिट कर लिया है। सबसे पहले आरोपी मावलख्यात पार्किंग लॉट से वेई सावडोंग झरना जाने के लिए सोनम और राजा के साथ अपनी स्कूटी से निकलते हैं। इस बीच वेई सावडोंग पार्किंग लॉट से करीब 3-4 किलोमीटर पहले ही वे एक स्थान पर रुकते हैं जहां उन्होंने तस्वीरें खींची और राजा की हत्या करने की पहली कोशिश की। लेकिन इससे पहले कि हत्यारे कुछ कर पाते, राजा ने अपनी बाइक शुरू कर दी थी, इसलिए आरोपियों का पहला अटेम्प्ट फेल रहता है। इसके बाद 5 वेई सावडोंग पार्किंग लॉट से 200 मीटर पहले रुकते हैं। यहाँ केवल तस्वीरें ली गई थी और अंत में वे सब वेई सावडोंग पार्किंग लॉट पहुंचते हैं जहां पर स्कूटी खड़ी की गई और इसके बाद वे तस्वीरों के बहाने उस व्यू पॉइंट की तरफ गए जहां पर राजा की हत्या को अंजाम दिया गया था। व्यू पॉइंट के पास राजा खड़ा था, तभी पीछे से विशाल उर्फ विक्की ने राजा पर पहला वार कर दिया, जिससे राजा के सर से खून निकलने लगता है। इस वक्त सोनम रघुवंशी राजा के सामने खड़ी थी। Sonam was close by. In fact, she was in front. जब राजा के सर से खून निकलने लगा तो वो दर्द से बुरी तरह चिल्लाने लगा तो सोनम थोड़ा दूर भाग
भाग जाती है। लेकिन इसके बाद सोनम ने ही बाकी लोगों से कहा कि मारो इसे, काम पूरा करो। इसके बाद राजा पर दूसरा वार आनंद कुर्मी ने किया। आनंद ने अपना हथियार आकाश को दे दिया। इसके बाद आकाश ने राजा पर तीसरा वार किया। ये वार लकड़ी काटने वाले धारदार हथियारों से किए जा रहे थे, वो भी उन लोगों के द्वारा जिन्होंने कुछ पहले ही राजा के साथ दोस्त होने का ढोंग किया था और उस सोनम के सामने जिसने 7 जन्मों तक राजा का साथ निभाने का वायदा किया था। राजा की हत्या के समय राजा, हत्यारों और सोनम की पोजीशन समझने के लिए मेघालय पुलिस ने आरोपियों को क्राइम स्पॉट पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन भी किया और उनसे रिप्ले करके दिखवाया कि उन्होंने राजा की हत्या कैसे की। इस दौरान पुलिस को पहली बार पता चला कि राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस एक धारदार हथियार पहले ही रिकवर कर चुकी थी। रिक्रिएशन के बाद पुलिस को दूसरा हथियार भी मिल जाता है। यहीं पुलिस को पहली बार पता चला कि जो एक शर्ट पुलिस ने राजा की बॉडी के पास से रिकवर की थी वो आकाश की शर्ट थी, जिस पर खून लग जाने के बाद उसे फेंक दिया गया था। राजा की हत्या के बाद सबसे पहले सोनम ने राजा के मोबाइल को डैमेज किया और इसके बाद विशाल ने उसे तोड़ डाला और खाई में फेंक दिया। राजा की हत्या के बाद आरोपियों ने राजा की डेड बॉडी को पार्किंग लॉट के व्यू से ऊपर से ही खाई में फेंक दिया। अंत में राजा की स्कूटी को वेई सावडोंग झरना पार्किंग से लेकर सोहरा शिलोंग रोड पर मौजूद सोहरा रिम नाम की जगह पर पार्क कर दिया गया, ताकि अगर पुलिस जांच करे तो वे असली क्राइम स्पॉट वेई सावडोंग फॉल पार्किंग लॉट न पहुंच सकें। मेघालय पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि राजा की हत्या के इरादे से शिलोंग पहुंचे तीनों आरोपी यानी विशाल, आकाश और आनंद ने वहां पहुंचने के बाद नए सिम कार्ड खरीदे थे। वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद उन्होंने ये नए सिम कार्ड फेंक दिए ताकि उनकी लोकेशन और पहचान को ट्रेस न किया जा सके। राजा की मर्डर के बाद सोनम ने मावका डोक से शिलोंग के लिए एक टैक्सी ले ली और फिर एक टूरिस्ट टैक्सी से गुवाहाटी पहुंच गई। वहां से उसने ट्रेन पकड़ी। इसके बाद वो 27 मई के दिन फाइनली इंदौर पहुंच जाती है। इंदौर पहुंचने पर सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज के साथ देवास नाका में मौजूद एक फ्लैट में पहुंचती है। जिस फ्लैट में सोनम रुकी उस फ्लैट को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेघालय पुलिस के मुताबिक जब पुलिस ने राज के बाकी दोस्तों को अरेस्ट कर लिया तब राज ने ही पैनिक में आकर सोनम को अपने होम टाउन यानी गाजीपुर जाने को कहा। वो 3 किलर जिन्होंने राजा की हत्या की वे सोहरा से टैक्सी लेकर गुवाहाटी भागते हैं और फिर वहां से इंदौर के लिए ट्रेन पकड़ लेते हैं। इसके बाद से ही वे इंदौर और बाकी जगहों पर छुप छुप कर रह रहे थे। फिलहाल सोनम, राज कुशवाहा और बाकी कथित 3 हत्यारे मेघालय पुलिस की गिरफ्त में हैं। मेघालय पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 20 मेंबर्स की कोर टीम और 120 पुलिसकर्मियों को लगाया था। राजा की डेड बॉडी मिलने के बाद बनाई एसआईटी ने 7 दिन के भीतर ही पूरे केस को सॉल्व कर दिया, जिस कारण मेघालय पुलिस पर भारी दबाव पड़ रहा था। मेघालय पुलिस अगले 90 दिनों के भीतर ही चार्जशीट जमा करने वाली है। उम्मीद है कि राजा के हत्यारों को कोर्ट सजा देगा। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस एक हत्या से अधिक विश्वासघात का केस है। राजा की शादी की वीडियोज देखने से पता चलता है कि वो अपनी शादी को लेकर बहुत उत्साहित था और काफी खुश भी था। अपनी पत्नी सोनम के लिए भी उसकी आंखों में प्यार देखा जा सकता है। वहीं सोनम अपने दिल में एक बड़ा राज लेकर उसके साथ रह रही थी। वो अपनी शादी से भी खुश नजर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी शादी के बाद वो बड़े ही प्यार से राजा के परिवार के बीच घुल मिल रही थी। लेकिन सोनम ने राजा की उस माँ को जीवन भर का गम दे दिया जो आखिरी कॉल्स पर इस चिंता में थी कि मेरी बहू और मेरे बेटे ने कुछ खाया है या नहीं। क्राइम अपने आप में घृणा की चीज है, मगर उसमें विश्वासघात हो तो वो और अधिक दिल को कचोटता है। लेकिन इस मामले को सिर्फ एक मर्डर केस समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए। ऐसा करना एक बड़ी गलती होगी। ये सिर्फ एक क्राइम या विश्वासघात का मामला नहीं है, ये एक सोसाइटल फेलियर से उपजा एक क्राइम भी है। इसलिए यहाँ क्राइम के साथ साथ इसके सोशल एस्पेक्ट पर भी रीथिंकिंग करने की जरूरत है। यहाँ पहला अपराध राजा की हत्या से शुरू नहीं होता बल्कि सोनम की शादी से शुरू होता है। सोनम अगर राज कुशवाहा से प्यार करती थी तो उसे एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए था जिसमें वो अपनी इच्छा को खुलकर व्यक्त कर सकती थी, जिससे वो प्यार करती उससे शादी कर पाती। लेकिन हमारे समाज में आज भी बड़े स्तर पर लड़कियों की शादियां उनके पिता या बड़े भाई तय कर देते हैं और जीवन भर के लिए उनके शरीर को एक ऐसे आदमी से बांध देते हैं जिसकी मर्जी कभी उनसे ली ही नहीं गई थी। इसलिए एक स्थिति यहाँ पर यह भी पॉसिबल है कि अगर समाज में एक लड़की को अपनी शादी चुनने की स्वतंत्रता होती तो सोनम अपने प्रेमी जिससे वो प्रेम करती थी उससे शादी करती, तो इससे कई घर बच जाते। राजा, राजा की माँ, सोनम की माँ, सोनम के पिता और खुद सोनम भी। हालांकि ये तर्क सोनम का बचाव नहीं कर सकते। सोनम के निजी जीवन में क्या हुआ ये किसी और की हत्या को जायज ठहराने या उसके अपराध को कम करने का लॉजिक नहीं बन सकते। उसने अपराध किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सोनम और राजा का केस एक सोसाइटी के रूप में हमें
मैरिज सिस्टम पर दोबारा से रीथिंकिंग करने का मौका देता है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बाकी लोगों के विचार भी कमेंट बॉक्स में पढ़ सकते हैं। सोनम और राजा रघुवंशी की ये कहानी फिलहाल यहीं तक। अगर इस सेंसिटिव कहानी को मैं बिना कोई सनसनी बनाए पूरी तरह तथ्यों में रहकर आप तक पहुंचा सका हूं, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत का इनाम हमें जरूर दें। नमस्कार।